हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पॉइंट एंड इंडियन ज्योग्राफी में नकदी फसलें। तो नकदी फसलों में हमने कपास पढ़ा था। अभी यहाँ पर हम अगला जो अपना टॉपिक है वो गन्ना है। तो देखिए, आप जानते हैं कि गन्ना भारत में काफ़ी अच्छा उत्पादित होता है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। यदि हम आर्थिकी 2020-21 के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 और महाराष्ट्र नंबर 2 और कर्नाटक नंबर 3 गन्ना उत्पादन में रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा कंटेंट है वो यही है कि भारत का वह राज्य जिसमें गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा होती है तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो देखिए, जो गन्ना है इसमें चूंकि सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सिंचित क्षेत्र के माध्यम से गन्ना काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में है। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में अगर देखना हो तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य यूपी ही है। और अगला देखिए, गन्ना के बारे में कुछ सत्य कथन है कि चीनी उत्पादन क्रम में सीरा एक उपोत्पाद है और चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिए, जब चीनी मतलब बनाते हैं तो गन्ना है, गन्ना की फिर पेराई की जाती है, उससे उसका सीरा या रस निकलता है। तो देखिए, चीनी उत्पादन के प्रक्रम में जो ये सीरा जो होता है एक उसका क्या है, उपोत्पाद होता है। इसके साथ चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली जो खोई होती है, खोई उसका एक प्रकार से कह सकते हैं आप अपशिष्ट होता है। चीनी बनाते समय एक अपशिष्ट होता है जिसका उपयोग भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। और जो सीरा होता है ये काफी अच्छा उत्पाद है किसके लिए, जैसे हमें मान लीजिए कि शराब बनाना है उसके लिए। इसके बाद यदि हमें बायोडीजल बनाना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ चीनी तो हम बना ही रहे हैं, तो इस प्रकार से इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। एल्कोहलिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो सैनिटाइजर में भी इसका यूज कर लिया जाता है। तो कई तरह से इसका उपयोग किया जाता है। और सिरका बनाने के लिए तो इसका उपयोग करते ही करते हैं गांव में। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है। महत्व है इसका, क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन मतलब कि ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग किया जा सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। अब देखिए, इसमें से कई चीज़ें, जैसे क्या कि अगर हम गन्ने को मतलब लगाते हैं तो धारणीय गन्ना उपक्रम के हिसाब से अगर गन्ने की खेती करें तो बीज कम लगेगा और इसमें जो ड्रिप सिंचाई है अपनी उस सिंचाई का उपयोग कर लेंगे जिससे पानी की बचत होगी, ज़्यादा पानी यूज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम गन्ना की खेती के लिए कर सकते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाता है। अगर मान लीजिए कि पाला गिर गया तो अगर पकने के समय मतलब जब गन्ना परिपक्व हो रहा हो उस समय यदि पाला पड़ जाए तो क्या होगा कि गन्ने की जो शर्करा की मात्रा है वो कम हो जाती है, वो घट जाती है। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योगों में से जो चीनी का उत्पादन है दूसरे नंबर पे है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और देखिए, भारत में चीनी बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा उपभोक्ता चीनी का है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ये शक्कर नगर जो है चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो ये है कहाँ पे? ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भारत को, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर गन्ना के उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको प्याला कहते हैं। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम
चीनी मिल स्थापित की गई थी। ये प्रतापपुर देवरिया, ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो प्रतापपुर देवरिया में ये पहली गन्ना जो मिल थी ये लगाई गई थी। एक बात और आपको बता दें कि देखिए, जब विपणन वर्ष 2018-19 के हिसाब से अगर देखें तो विश्व का जो कुल चीनी का जो उत्पादन था वो था 178 मिलियन टन। 178 मिलियन टन में से जो भारत का हिस्सा था वो 33.7%, 33.07 मिलियन टन था। और इसके साथ अगर हम ब्राजील की बात करें तो 2018-19 के हिसाब से 29.5 मिलियन टन था ब्राजील का उत्पादन। तो ये उत्पादन भी बताता है कि हम चीनी के बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर हैं, बहुत ज्यादा उत्पादित चीनी को करते हैं, इसके साथ कंजम्पशन भी करते हैं। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरित होने का कारण क्या है? तो देखिए, उत्तर भारत में से दक्षिण भारत की ओर जब जाते हैं तो अब चीनी का उत्पादन वहां ज्यादा होने लगा है। उसका कारण है गन्ने की प्रति हेक्टेयर उच्चतर उत्पादन, मतलब कि दक्षिण भारत में गन्ना प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादित होता है उत्तर की अपेक्षा। गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और पेराई का अधिक लंबे समय होता है, मतलब कि पेराई के लिए लंबा समय वहां मिल जाता है, इसलिए वहां चीनी का उत्पादन हम ज्यादा हो रहा है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, कहाँ पे? कोयम्बटूर। तो देखिए, गन्ने में जो प्रजनन संबंधित उसके रिसर्च हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? कोयम्बटूर में हो रहे हैं। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए जो समय चाहिए वो कितना चाहिए? वो चाहिए फ्रेंड्स 18 माह। तो अर्धसाली फसल जो गन्ने की है इसको 18 माह में पूरी तरह से ये पक के तैयार हो जाती है। अगला यहाँ पर देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है तिलहन से संबंधित। तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि देखिए, सूरजमुखी है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, अरंडी है। तो ये सारी क्या हैं? ये तिलहन की फसलें हैं। पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन के उत्पादन से। तो तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीत क्रांति या पीली क्रांति का प्रयोग किया गया है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल ये कौन सी है? मूंगफली। मतलब देखिए, अगर तिलहनों में देखी जाए तो जो अगर शुष्कता कहीं पर अगर है तो अगर मूंगफली वहां पे हम उगाते हैं तो उगा सकते हैं। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली की। अब ये पेगिंग क्या चीज है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मूंगफली है और ये मूंगफली का पेड़ है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये इसकी टहनियां हैं और इन टहनियों से इसकी नीचे अगर गांठें होती हैं तो यहाँ पर जड़ें लग जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर पुष्प होगा और यहाँ पर नीचे एक गांठ होगी, उसी से नीचे की जड़ निकल आएगी। ये जड़ जो होती है वो जमीन के नीचे धंस जाती है और यहीं पर क्या होती है? मूंगफलियां लग जाती हैं। तो पेगिंग यही क्रिया है। पेगिंग क्रिया का मतलब ये है कि जैसे ये पेड़ है, पेड़ की गांठ होगी, वहीं से मान लीजिए ऊपर पुष्प है, नीचे उसी से जड़ नीचे निकल के जमीन में धंस जाती है और वहीं पर मूंगफली लगती है। तो ये पेगिंग क्रिया कहलाती है, जो कि मूंगफली की फसल में होती है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य। तो सोयाबीन देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश, वो मध्य प्रदेश में ही होता है सोयाबीन। और सोयाबीन प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स भी है। तो सोयाबीन की खेती सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में ही की जाती है। अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में सबसे ज्यादा उत्पादन के हिसाब से देखें तो गुजरात नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान नंबर 2 पे है और तमिलनाडु नंबर 3 पे है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है, तो गुजरात करता है। अगर क्रम से हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु है। और अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन के हिसाब से देखें तो पंजाब राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ में अगर हम अन्य चीजों का भी देखें, गेहूं का भी देखें, तब भी वहां पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में ही ज्यादा होता है। राजस्थान की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? वो सरसों है। सरसों राजस्थान में काफी अच्छे मात्रा में उगाया जाता है। ये देखिए एक इंडिया का मैप है, इसमें ये A, ये B और ये यहाँ पर C और यहाँ पर ये D दिए हैं। तो ये बताना है हमें कि ये किन किन चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप A की बात करें तो यहाँ पे ये गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है मूंगफली, ठीक है। तो ये मूंगफली को इंडिकेट करेगा। ये B, ये वाला क्षेत्र है, देखिए ये क्षेत्र है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में ज्यादा क्या होता है? दूसरे नंबर पे देखिए गन्ने के उत्पादन में है, पहले नंबर पे यूपी है। तो यहाँ पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। आप यहाँ पे चले जाएं, ठीक। तो
तो ये वाला जो बेल्ट है फ्रेंड्स, ये रागी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम नीचे और जाएं, मतलब आंध्र प्रदेश में जाएं, तो यहाँ पर तंबाकू की खेती काफी ज्यादा होती है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी यही है, आंध्र प्रदेश। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसलें, भारत में मुख्य तिलहन फसलें सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, ये सारी जो हैं ये मुख्य फसलें हैं तिलहन की भारत में। सरसों की प्रजातियां, सरसों की प्रजातियों में देखिए वरुणा, पूसा, बोल्ड एवं पीताम्बरी, ये सारी जो हैं ये प्रजातियां हैं किसकी, सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, किसको, मूंगफली को। तो जिप्सम, अगर हम मूंगफली की खेती करते हैं तो जिप्सम उसमें से ज्यादा मात्रा में हमें डालना पड़ता है। कौशल उन्नत प्रजाति है किसकी, ये है फ्रेंड्स किसकी, मूंगफली की। तो मूंगफली की कौशल एक उन्नत प्रजाति है। अगला देखिए हम देखते हैं दलहनों के बारे में। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है, भारत। और देखिए भारत में क्या है कि दालें ही हैं जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफी संख्या में शाकाहारी है, इसलिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत उनके लिए दाल ही है। अगर सर्वाहारी हैं तो फिर वहाँ पर फिश है और अंडे हैं, ये और या फिर मान लीजिए अनेक तरह के मीट हैं, उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर शाकाहारी संख्या ज्यादा है तो वहाँ पर प्रोटीन का रिच सोर्स क्या होगा, दालें होंगी, जो कि भारत में ऐसा देखने को मिलता है। भारत में समानता निर्यात नहीं किया जाती हैं दालें। हम देखिए भारत क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में दालें उत्पादित करता है डेफिनेटली, लेकिन दालों में भी अगर आप देखें तो सबसे हमें मतलब काफी मात्रा में दालें आयात करनी पड़ती हैं। अगर कुल दालों के उत्पादन की बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर 1 में मध्य प्रदेश है, मतलब पूरी दालों में, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आपको और बता दें कि यदि आप तुअर की बात करें, ठीक है, तुअर या फिर अरहर, तो तुअर या अरहर की अगर बात करें तो नंबर 1 में कर्नाटक है, नंबर दूसरे में महाराष्ट्र है, और नंबर तीसरे में मध्य प्रदेश है। इसके साथ आपको चना की भी बात बता दें, तो चना जो है फ्रेंड्स ये नंबर 1 में मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, राजस्थान में दूसरे नंबर पे, और महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे। तो ये कुछ दालें हैं जो कि सर्वाधिक या उसके क्रम में उत्पादित होती हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। और यहाँ पर देखिए दिया है कि कारण ये दिया है कि दालों की मांग वरीयता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें सही हैं और एक प्रकार से व्याख्या भी हो रही है, क्योंकि देखिए भारत में दालों की कमी है लेकिन प्रोटीन की कमी नहीं है, क्योंकि अन्य रिसोर्स हैं हमारे पास, लेकिन अब हम उसका कंजम्पशन ना करें, यूज ना करें अलग बात, लेकिन हमारे पास फिश है, फिशरीज है, अंडे हैं और भी मीट है, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं अगर कोई करता है। तो नहीं करता है तो फिर दालें ही उसके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत बनती हैं। और दालों की जो मांग की वरीयता है, डेफिनेटली दालों की मांग की वरीयता है, क्योंकि यहाँ पर वही प्रोटीन का काफी अच्छा स्रोत है। भारत में देखिए दालों का सबसे बड़ा उत्पादक अगर हम कुल मिला के देखें तो हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश ही है। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की जो क्षमता होती है वो दालों में होती है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और वही जो नाइट्रेट है वो पौधों द्वारा ली जाती है। नाइट्रोजन ही वो है, कहें वो तत्व है जो पौधों द्वारा लेके प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है दालों की फसलों के लिए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक है कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट क्यों आवश्यक है, देखिए जो हमारा राइजोबियम है, तो राइजोबियम जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है तो उसको कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न या फिर ये कंटेंट ये समझने की जरूरत है हमें कि कोबाल्ट है जो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए और राइजोबियम के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ में कोबाल्ट जो होता है वो B12, ये B12 का अगर निर्माण करना है तब भी कोबाल्ट उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जो दलहनी फसलें हैं, तो दलहनी सारी फसलें है ना जो भी है, जैसे चना है, मटर है, मूंग है, ये सारी चीजें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का जो अनुपात है NPK का, वो फ्रेंड्स क्या है, वो है यहाँ पर
1:2:2 ये इसका सही अनुपात है खाद डालने का। अरहर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है भारत में ही। और मालवीय चमत्कार ये एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? ये अरहर की प्रजाति है। बहार प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? अरहर की। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति ये कौन सी है? अर्पणा। तो मटर की पत्तीहीन प्रजाति एक है जिसका नाम है क्या? अर्पणा। अगला देखिए अपना कंटेंट है जो है रेशम से संबंधित। तो रेशम देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा कहाँ पे होता है? कर्नाटक में पैदा होता है। और यहीं पर देखिए पूरा यही क्षेत्र है अपना जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का क्षेत्र 80% से ज़्यादा उत्पादन करता है कच्चे रेशम का। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित करना है। तो देखिए सहतूत रेशम, जो सहतूत रेशम है सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है कहाँ पे? कर्नाटक में। क्योंकि देखिए जो रेशम है वो मतलब उसकी कई तरह से उत्पादित की जाती है ना। तो सहतूत रेशम किससे? कर्नाटक में। टसर रेशम होती है ये झारखंड में सबसे ज़्यादा। इरी रेशम जो होती है वो है असम में। और मूंगा रेशम भी कहाँ पे है? असम में। तो हमें याद करके रखना है कि सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, टसर का झारखंड, इरी का असम और मूंगा का असम। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। और कहाँ पे? असम में पाई जाती है। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक झारखंड है। तो फ्रेंड्स ये हमने नकदी फसलें पढ़ी। अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रहेगा बागवानी फसलें। तो इस वीडियो को मतलब में इतना ही इसमें पढ़ाते हैं। और अगले वीडियो में हम बागवानी फसलों को फ्रेंड्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।